नमस्ते, मैं हूँ राहुल और आप देख रहे हैं मेरा रुख। आज एक लंबे अंतराल के बाद हमारे साथ अवनीश जी जुड़े हैं, जो कि हमारे चैनल के रेगुलर गेस्ट हैं और इनसे हमेशा प्यार, सम्मान और आशीर्वाद मिलता रहता है। सर, आज आपने आपके बिज़ी शेड्यूल में से एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पे बात करने के लिए समय निकाला, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। राहुल जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। धन्यवाद सर। सर, अभी-अभी जैसे भारत में इलेक्शन कंप्लीट हुए, उसी तरीके से अभी फ्रांस में भी इलेक्शन कंप्लीट हुए। और फ्रांस में हम लोगों ने देखा कि जो न्यू पॉपुलर फ्रंट, जो एक लेफ्ट माइंडसेट का एक ग्रुप है, जो एक अलायंस है, उसे वहाँ पर बढ़त मिलती हुई दिखी और मोस्ट लाइकली वो गवर्नमेंट में आने वाले हैं। अब उनके जो एजेंडा है, उसके अंदर कुछ 1-2 बातें हैं, वो बड़ी ही इम्पोर्टेंट बातें हैं, जिसको बात करना बनती है। जैसे उन्होंने जिनकी सालाना इनकम 4 लाख यूरो से ज़्यादा है, उनके ऊपर 90% टैक्स इम्पोज़ करने की बात कही है। फिर उसके बाद उन्होंने वेल्थ रिडिस्ट्रीब्यूशन की भी बात कही है, जो कि लगभग-लगभग सिमिलर चीज़ है, जो हमारे इलेक्शन के दौरान सैम पित्रोदा जी ने कही थी। तो ये कहीं न कहीं एक डीप स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है या जो फंडा है, वो सभी जगह एक लेफ्ट माइंडसेट से घिरता हुआ नहीं दिख रहा है आपको? मैं आपके विचार जानना चाहूँगा। जी राहुल, बड़ा अच्छा टॉपिक आपने उठाया। अच्छा, एक चीज देखिए, जब किसी क्राइम का इन्वेस्टिगेशन पुलिस करती है या एजेंसी करती है, तो सबको पता है वो साक्ष्य सबूत जुटाती है। जी, मान लीजिए कोई मर्डर का केस है, तो मर्डर के केस में सबसे प्राइम जो सबूत होता है वो क्या होता है भाई? आला कत्ल वो मिल जाए। आला कत्ल मतलब वो वेपन मिल जाए जिससे वो हत्या एग्ज़ैक्टली। की गई है। हुँ, दूसरा, या तो कोई चश्मदीद मिल जाए जो बता दे कि हाँ साहब, मैंने देखा फलाने ने फलाने को मारा। उसके अलावा परिस्थिति जन्य साक्ष्य, आई एम रिपीटिंग इट, हुँ, परिस्थिति जन्य साक्ष्य, ये अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट सबूत नहीं है, तो परिस्थिति जन्य साक्ष्यों पर पुलिस काम करती है, एजेंसी काम करती है, और फिर उसके जरिए वो अपराधी को अपराध की सजा दिलाती है, उसको कोर्ट भी मानता है। बराबर। और शायद यही वजह है कि जब कोई किसी को धमकी देता है तो 307 का संज्ञेय मुकदमा दर्ज हो जाता है, जो कि 302 से ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि 302 में तो जो बेचारा शिकार है वो नहीं रहता सामने कोर्ट के, लेकिन 307 में जिसको धमकी आप दे देते हैं वो कोर्ट में जाके कहता है, हाँ साहब, राहुल जी ने मुझे धमकी दी। बराबर। ये पहली बार है कि जब डीप स्टेट, फॉरेन एलिमेंट्स, इनका रोल बरामद हुआ है, साक्ष्य मिला है, और परिस्थिति जन्य साक्ष्य मिला है कि किस तरीके से इस्लामिक लेफ्ट, आई एम रिपीटिंग इट, इस्लामिक लेफ्ट इंटरनेशनल साजिश न सिर्फ भारत के साथ, बल्कि फ्रांस, यूके और यहां तक कि ईरान, बहुत सारे दर्शक आपके चौंकेंगे कि ईरान में जी, भी, आप जरा पूरा सीक्वेंस देखिए किस तरीके से ईरान में सत्ता परिवर्तन हुआ, जो कि खुद खुमैनी नहीं चाहते थे, और उनके न चाहने के बावजूद भी सत्ता परिवर्तन वहां पर हो गया, उस हाथ में गया जिसको खुमैनी नहीं चाहते थे। यूके में आपने स्पष्ट तौर पर देखा कि इस्लामिक लेफ्ट, इस गठजोड़ ने लेबर पार्टी को लाके सत्ता में खड़ा कर दिया 14 साल के बाद। फ्रांस में ये मॉडल सक्सेसफुल हो गया। फ्रांस के चुनाव 2 साल पहले हुए, वो उनका इंटरनल मैटर है, पार्टी डिसीजन है, उन्होंने जो भी किया, लेकिन हुँ, हकीकत क्या हुआ? वो 2 साल बाद भी होता इलेक्शन, तब भी इस्लामिक लेफ्ट इंटरनेशनल साजिश वहां चुनाव लड़ रही थी। हुँ। फ्रांस इसका शिकार हो गया। हमें आपको और आपके सभी दर्शकों को, सभी भारतवासियों को बधाई देनी बनती है भाई साहब, कि भारत बच गया। हुँ। भारत पर भी बिल्कुल वही था। अच्छा, एक चीज और बताइए, आपने नियो पॉपुलर फ्रंट, यही तो बोला अभी, जो जी, फ्रांस में सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई है, और अब तय हो गया है, मैक्रोन की ये मजबूरी है,
क्योंकि एक्सट्रीम जो राइट पार्टी है वो तो जाएगी नहीं, लेकिन मैक्रोन की मजबूरी है कि वो जाएंगे ही, यानी उनकी सरकार बननी तय हो गई है। जब आप नियो पॉपुलर फ्रंट की बात करते हैं तो इंडिया के संदर्भ में आपको किसी फ्रंट की याद आती है क्या? हाँ सर, पीएफआई, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया, पीएफआई, याद आया आपको? सर, ये इंटरनेशनल एजेंडा है, रंग अलग अलग है, ढंग अलग अलग है। अगर वहां पर यूके में अगर लेबर पार्टी को इसका बयाना दिया गया, सुपारी दी गई, तो फ्रांस में लेफ्टिस्टों को इसकी सुपारी दी गई। इंडिया में यह सुपारी राहुल गांधी इंडिया अलायंस एंड गैंग को मिली थी, और मिली है, आई एम सॉरी टू से, मिली है। और यही वजह है कि यूके में यह साजिश कामयाब हो गई, वहां लेबर पार्टी की सीधे सरकार बन गई। फ्रांस में यह कामयाब हो गई, वहां सरकार बनने जा रही है। ईरान में यह कामयाब हो गई, वहां सरकार बन गई। भारत में यह आंशिक रूप से सफल हो पाई, असफल रही, इसलिए वह राहुल गांधी जो हमेशा जिम्मेदारियों से बचता आया, वह राहुल गांधी जिसकी हिस्ट्री है, पॉलिटिकल हिस्ट्री है कि उसने हमेशा रिस्पांसिबिलिटीज को धकेला है, नकारा है, भाग खड़ा हुआ है, भगोड़ा व्यक्ति है, उसने इस बार 18वीं लोकसभा में लीडर ऑफ अपोजिशन का पद ले लिया। क्योंकि अब उसे दिया गया, कोई बात नहीं, एक 5 साल और राहुल, ये जिहाद का हिस्सा है। आप जरा याद कीजिए, पीएफआई से जो डॉक्यूमेंट मिले थे उसमें 2045 यही तो टाइम फ्रेम था जी। तो जिसका लक्ष्य 2045 हो, वो अगर 2024 का एक इलेक्शन आंशिक रूप से असफल हो जाता है, मैं आंशिक रूप से क्यों असफल कह रहा हूं इस पर भी मैं आऊंगा जी। तो यही वजह है कि राहुल गांधी ने बहुत सारे लोगों को, समीक्षकों को चौंकाया है। मैं खुद चौंका, मुझे कतई उम्मीद नहीं थी कि राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन बनेगा या इस पद को स्वीकारेगा। बराबर। उसके बाद आप देखिए वो जिस लहजे में, जिस जीत के मद में, ऐसे लग रहा है कि वो लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं बल्कि प्रधानमंत्री बना हुआ है। प्रधानमंत्री पद की शपथ उसने ले ली 9 तारीख को। बराबर। और जिस अतिरेक में वो एक बार फिर अपने उसी एजेंडे को लेकर चल रहा है, उससे ये साफ साबित होता है कि उसका एजेंडा भी 5 साल के बाद और कायम रहेगा। इस 5 साल में तो कायम रहेगा ही। अब आते हैं जरा फ्रांस में इन लोगों ने किया क्या है। बिल्कुल आपने सही कहा, 4 लाख यूरो से जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर वो 90% नहीं 95% टैक्स लगाएंगे। ओके। अमीरों से लेंगे रॉबिनहुड वाली स्टाइल, जो बिल्कुल एस्टैब्लिश्ड मोडस ऑपरेंडी है लेफ्ट का वर्ल्ड वाइड, कि अमीरों से लेंगे, गरीबों को देंगे, सो कॉल्ड गरीबों को देंगे। और यहां वो गरीबों को नहीं देते, अपने इकोसिस्टम को देते हैं, अपने लोगों को देते हैं। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है लेफ्ट का करीब 30 साल का जो शासन रहा हमारे वेस्ट बंगाल में, उसके बाद सेम लेफ्ट के मॉडल को उठा के अपने यहां ले आई ममता बनर्जी, और उनका इकोसिस्टम फल रहा है, फूल रहा है। वही है, यही हाल केरल में है, वो अपने ही लोगों को खाते खिलाते पिलाते हैं। कांग्रेस बाय डिफॉल्ट इस नेचर की है, खाओ और खाने दो आपस के लोगों को। अब ऑलरेडी वहां पर जो टैक्स स्लैब है वो 47% है जी। बराबर। 47% का जो टैक्स स्लैब है वो फ्रांस में है। आप याद कीजिए कि सैम पित्रोदा ने बकलोली कर दी थी कि हम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करेंगे, जबकि राहुल गांधी ने खुल के क्या क्या बातें कही चुनाव के दौरान, हम एक्सरे करेंगे, एक्सरे में ये पता करेंगे कि किसके पास कितना पैसा, कितना वेल्थ है, और जिसके पास पैसा और वेल्थ उनकी भले अपनी कमाई का हो, वो उनके पास अगर है तो उनसे छीन के हम माइनॉरिटीज को देंगे। साफ साफ उसने कहा माइनॉरिटीज को देंगे, यानी मुसलमानों को बांट देंगे। ये वही आपको बिल्कुल सेम मोडस ऑपरेंडी दिखाई नहीं दे रही है इंटरनेशनल। इसीलिए मैं कहता हूं कि ये पहली मर्तबा है जब आप
सो कॉल्ड डीप स्टेट नहीं। बहुत सारे लोग कुतर्क देते हैं कि ये इमेजिनरी एक बवाल है, आप लोगों ने जबरिया बना रखा है कि डीप स्टेट। ये साहब इसके परिस्थिति जन्य साक्ष्य बिल्कुल मौजूद हैं, पकड़े गए, बरामद हुए। जो भाषा फ्रांस में वहां की एक्सट्रीम लेफ्ट बोल रही है, वही भाषा पूरे चुनाव के दौरान राहुल गांधी और उसका इकोसिस्टम यहां भारत में बोलता रहा। वही सेम जबान यूके में बोली गई। वहां भी लेबर पार्टी अपने पुराने इतिहास में इसी बात के लिए जानी जाती है। तो ये एक ऐसा गठजोड़ है जिसमें इस्लामियों ने अपने जो जिहाद है उस जिहाद के कलेवर को बदला है, और इस बार उन्होंने लेफ्ट को अपने साथ लिया है। और लेफ्ट को अपने साथ लेके ये दरअसल जो लाल सलाम आपको बढ़ता हुआ यूके और फ्रांस में दिखाई दिया, वो लाल सलाम नहीं है। मैं हमेशा से कहता हूं कि लाल सलाम जो कम्युनिस्टों का नारा है वो लाल सलाम नहीं है, दरअसल वो लाल अस्सलाम है, अस्सलाम वालेकुम का अस्सलाम है। हालांकि ये बात बड़ी मजे की है कि वो कहते हैं धर्म अफीम है, वो कहते हैं साहब नास्तिकता का पालन ही करते हैं। तो भैया मुझे ये बता दो कि कोई मुसलमान वामपंथी कैसे हो सकता है? अगर कोई मुसलमान लेफ्टिस्ट है तो इसका मतलब वो मुसलमान नहीं है, और अगर वो मुसलमान है तो वो लेफ्टिस्ट नहीं हो सकता। लेकिन जब डकैती डालनी होती है, जब कोई क्राइम करना होता है, तो आपने देखा है क्या कि सारे अपराधी एक ही गांव के होते हैं, एक ही जाति के होते हैं, एक ही कास्ट के होते हैं, एक ही भाषा बोलने वाले होते हैं? अरे नहीं होते। पता चला कि आप जो है चोरी का गैंग है तो उसमें सारे इकट्ठे हो जाते हैं। इसलिए अपने बड़े मकसद यानी अपने जिहाद के मकसद को अब वर्ल्ड वाइड एक दूसरे कलेवर में चला के, इसको सोशलिस्ट, इसको गरीबों के प्रति उन्मुख सरकार, उन्मुख लोग, उनके लिए हक हकूक के लिए लड़ाई करने वाले लोग आपको दिखेंगे। हमारा सौभाग्य यह है कि यूके फंस गया इस ट्रैप में, फ्रांस फंस गया इस ट्रैप में, हम नहीं फंसे। वरना आप याद कीजिए 4 जून को जब नतीजे नहीं आए थे तो ये इंडिया अलायंस, कांग्रेस, राहुल गांधी, ये पूरा इकोसिस्टम क्या कह रहा था कि अगर नतीजे हमारे फेवर में नहीं आए तो हम सड़कों पर उतरेंगे, हम संसद घेरेंगे, हम इलेक्शन कमीशन के सामने जाएंगे, दंगे करेंगे। यही सब तो आप होता हुआ देख रहे हैं फ्रांस में। अब सवाल ये उठता है कि लोग कहेंगे अवनीश जी आप कह रहे हैं कि इन्होंने कहा था कि अगर परिणाम हमारे मुताबिक नहीं आए तब हम ये करेंगे। परिणाम उनके मुताबिक नहीं आए, ये बात सही है, वो बैठे विपक्ष में ही हैं। लेकिन यही मैं वो कहता हूं जब कि आंशिक रूप से असफल रहे, जो आपने पहले कहा था, बराबर उन्होंने एक्सटेंड कर दिया भाई। और अब साफ साफ तौर पर यह दिखाई देता है कि भारत में दरअसल भारत का जो विपक्ष है, जो इंडिया अलायंस है, जो कांग्रेस है, वो भारत के सरकार या भारत की सत्ता वाली पॉलिटिकल पार्टी की अपोजिशन पार्टी नहीं है। वो दरअसल भारत देश के खिलाफ खड़े हुए लोग हैं, जो इंटरनेशनल एजेंडे में, चाहे वो सोरस हो, चाहे वो डीप स्टेट हो, और इन सब का इस समय एक कोलैबोरेशन बन चुका है इस्लामिक लेफ्ट के साथ। तो ये हमारे देश का सौभाग्य है राहुल कि हम बच गए हैं। मैं आपके नाम के आगे भी गांधी लगाने जा रहा था, क्या करिएगा, इसमें आपका तो कोई दोष है नहीं, राहुल नाम। तो हमारा ये सौभाग्य है कि हम बच गए। और यहां पर राष्ट्रवादी खेमे के लोग जो इस बात को लेकर बड़े चिंतित हैं, अब 1 महीना बीत चुका है, 9 तारीख बीत गई, 1 महीना इस सरकार को आए हो गया, और पहली बार भारत में यह देखा गया कि नतीजे आने के बाद जो पार्टी सत्ता में वापस आ रही थी वो इस तरीके से फील करा रही थी कि जैसे वो हार गई हो। आत्मचिंतन हुआ, लोगों ने 241 को इतने अच्छे से नहीं लिया। यह अलग बात है कि एनडीए जो प्री पोल अलायंस था, जिसमें नीतीश जी और चंद्रबाबू नायडू दोनों हैं, पहले से ही थे, अलायंस की सरकार बनी है, मजबूत सरकार बनी है। यह अलग बात है कि सीसीएस के वो सारे चेहरे और कैबिनेट के वो सारे मजबूत चेहरे
जो मोदी की पिछली सरकार में थे हूबहू रिपीट हुए हैं। किसी तरह की कोई ब्लैकमेलिंग, कोई एडजस्टमेंट, कोई दबाव वो नहीं दिखाई देता। कैबिनेट से लेके 1 महीना हमने काम करते हुए देख लिया सरकार को, वो कहीं नहीं दिखाई देता। भारत की विदेश नीति में आप देखिए, वो कोई बदलाव नहीं दिखाई देता, बल्कि और ज्यादा एग्रेशन आया है ऐसे समय पर जब पूरा वेस्ट इंक्लूडिंग यूएस बैठ के ये देख रहा था, और चीन, ये सारे लोग देख रहे थे कि भारत अब नए दौर में क्या करता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी न सिर्फ रशिया जाते हैं और रशिया में 2 दिन का दौरा करते हैं, पहले दिन केवल मैसेजिंग करते हैं, पुतिन के साथ खाना खाते हैं, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड लेते हैं, इनफॉर्मल मीटिंग्स करते हैं, उनके साथ उनके आउट हाउस में बैठते हैं, और जबकि स्टेट विजिट पे हैं। स्टेट विजिट का हिस्सा इस तरह की चीजें नहीं होती हैं आमतौर पर। हाँ, दूसरे दिन, क्योंकि प्रधानमंत्री कहते हैं भाई काम के लिए जाने जाते हैं, तो दूसरे दिन वो 9 एग्रीमेंट्स करते हैं, एमओयूज करते हैं, और उसके बाद वो ऑस्ट्रिया चले जाते हैं। ऑस्ट्रिया जाके भी फिर वही कहेंगे आप, इतिहास में पहली बार, अरे पंडित नेहरू गए थे, उसके बाद 41 साल पहले इंदिरा गांधी गई थी, उसके बाद नरेंद्र मोदी को ऑस्ट्रिया की याद आती है। ऑस्ट्रिया की क्यों याद आती है? आपके दर्शकों को बता दूं, ऑस्ट्रिया की जो आबादी है, वहां बहुसंख्यक आबादी जर्मन मूल के लोगों की है। जर्मनी इस समय यूएस की गोद में बैठा हुआ है, और जर्मन और भारत के संबंध बहुत अच्छे नहीं है। ऐसे में नरेंद्र मोदी सीधे यूरोप के, बिल्कुल सेंट्रल यूरोप में उतरते हैं, ऑस्ट्रिया में, और वहां से नस दबाते हैं पूरे यूरोप की। तो सरकार की मजबूती उसी तरह से दिखाई दे रही है। ईश्वर का धन्यवाद, भारतीय मतदाताओं को प्रणाम कि हम इस पूरे इंटरनेशनल साजिश से बच गए। लेकिन ये साजिशें अभी रुकेंगी नहीं। नरेंद्र मोदी अगर यहां विपक्ष से लड़ रहे थे, तो वो बाहर के लोगों से भी लड़ रहे थे, और लड़के उस चुनाव से बाहर आए हैं और तीसरी बार सत्ता बनाई है। तो ये एक साफ तौर पर, इस बार अगर कोई आगे से ये कहे तो उसके मुंह पर 2 थप्पड़ लगाइए अपने तर्कों के, और ये कहिए कि साहब विदेशी दखल है, और ये सारे के सारे विदेशी एजेंट हैं, इंक्लूडिंग राहुल गांधी, इंक्लूडिंग इंडिया अलायंस और उनके सारे घटक। और एक चीज और आपको बताऊं जी, चाइनीज दखल किस तरीके से है। आप एक चीज देखिए, अचानक, हाँ, इससे पहले मैं आपको बताऊं, प्रधानमंत्री ने 10 साल सरकार चलाई ना, लेकिन अपनी तीसरी सरकार में जब राष्ट्रपति के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पर वो बोल रहे थे, उन्होंने पहली बार कहा कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब मिलेगा। तो ऐसे में इकोसिस्टम की पहचान करनी बहुत आवश्यक है। ये इकोसिस्टम क्या है? ये इकोसिस्टम कहीं आपको मीडिया में दिखेगा, ये इकोसिस्टम कहीं आपको फिल्म जगत में दिखेगा, स्पोर्ट्स में दिखेगा। पहलवानों का आंदोलन क्या है? ये इकोसिस्टम है। किसानों में दिखेगा, किसान आंदोलन क्या है? ये इकोसिस्टम है। और उसी तरीके से चाइनीज इशारे पर एक नया खेल इस समय चल रहा है, जियो वर्सेस बीएसएनएल। अगर आपने ध्यान दिया हो, दर्शकों ने अगर ध्यान दिया हो, तो जियो वर्सेस बीएसएनएल। साहब, मुझे यह बताइए कि भारत की मोबाइल सेवा प्रदाता कंपनियां इस समय, यूरोप हो चाहे अमेरिका हो या पूरे विश्व में, चाइनीज, जो कि उनके बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनको गवर्नमेंट्स ने बैन किया है, अलग अलग सरकारों ने बैन किया है, क्योंकि उसमें स्पाई उपकरण लगे होते हैं। ऐसे में उन पर वरीयता किसको मिल रही है? भारत की कंपनियों को मिल रही है। चीन से तुरंत अपने इकोसिस्टम को इशारा हुआ भारत में, और यही लोग, यही कांग्रेस जिसने बीएसएनएल का सत्यानाश किया, उसको डुबाया, नाकारा बनाया, आज इतनी मोहब्बत आ रही है बीएसएनएल पर, बराबर, कि पोर्ट टू बीएसएनएल ये अभियान चलाया जा रहा है। ये इकोसिस्टम है जो अलग अलग जगहों पर आपके इकोनॉमी को, आपके, ये बताइए, हिंदुओं को गाली देते हुए राहुल गांधी चुनाव हार गया, 99 पर अचीव किया, उसके हिसाब से बहुत बड़ा अचीवमेंट है। लेकिन चुनाव के बाद फिर अब 5 साल तक कोई चुनाव नहीं है ना, लोकसभा का नहीं है, विधानसभा का चुनाव होगा। तो ठीक है, गुजरात विधानसभा चुनाव की तैयारी में राहुल जाता है, तो राम मंदिर आंदोलन को कहता है कि हमने उस आंदोलन को फेल कर दिया। लेकिन संसद में जब बोलता है तो हिंदुओं को हिंसक कहता है। बराबर। तो कांग्रेस का नाम केवल कांग्रेस है, पीएफआई अलग है, लेकिन कायदे से अगर आप देखिए तो कांग्रेस पॉपुलर फ्रंट,
ये वही है जो फ्रांस में आपको दिखाई दिया, जो यूके में आपको दिखाई दिया, जो आपको ईरान में दिखाई दिया। जी जी। तो सर ये चीज़ें यहीं पे स्टॉप होते हुए दिखती है, या फिर जो अगला लोकसभा इलेक्शन हम सोचते हैं कि जो शायद 2029 में होगा, या हो सकता है उसके पहले भी हो जाए, तो तब तक भी ये चीज़ें आपको होते हुए नज़र आती है, या फिर ये यहाँ पर कहीं न कहीं पॉज़ हो जाएँगी? जी जी बिल्कुल। एक तो मैं बिल्कुल आपकी इस टिप्पणी से सहमत नहीं हूं कि शायद 5 साल के पहले भी इलेक्शन हो जाए। बिल्कुल नहीं, मुझे इस बात की कोई संभावना नहीं दिखती। बल्कि इससे उलट मुझे इस बात की संभावना दिखती है कि निकट भविष्य में जो भारतीय जनता पार्टी की अकेले 241 सीट है, वो 272 जरूर पार कर लेगी। इसकी संभावना मुझे दिखाई देती है कि बड़े आराम से आहिस्ता आहिस्ता वो 241 की संख्या 272 पर चली जाएगी, इसी रिजीम में चली जाएगी। तो कोई पहले चुनाव और 5 साल, ये तो कोई सवाल ही नहीं है, इसका कोई कुछ नहीं। जी, आपने दूसरा जी, पूछा कि आप अगले 5 साल यही होता हुआ देखेंगे। मैंने अपनी बात में कह दिया इस चीज को। और एक चीज और जी। बताऊं आपको, अगर कहीं 370 अकेले बीजेपी और एनडीए 400 पार हो गई होती तो अब तक देश में फ्रांस की तर्ज पर आग लग चुका होता। हुँ, यहां जिस तरीके की इंटरनेशनल और बहुत बड़ी साजिश है, और उस साजिश का हिस्सा कांग्रेस और विपक्ष यहां भारत में काम कर रहा है, एक्टिव है, उस लिहाज से मैं तो इस बात को भी बहुत शुभ मानूंगा कि कहीं 240, 41, 42 पर लाके भारतीय जनता पार्टी को रोक दिया मतदाताओं। वरना ये अब तक सड़क पर निकल चुके होते और उसी तरीके का विप्लव काल आप देख रहे होते जिसकी आपने कल्पना नहीं की। फ्रांस तो पीछे रह जाता भाई, फ्रांस तो बहुत एग्ज़ैक्टली, पीछे रह जाता है, क्योंकि भारत अगर सड़क पर उतरा तो आप सोचे किस तरह की स्थितियां। सही बात है। भाषा के आधार पर इस गिरोह ने बांटने की कोशिश की आपको, रंग के हुँ, आधार पर इसने बांटने की कोशिश की। जब राहुल गांधी कहता है कि दक्षिण के लोग ज्यादा पढ़े लिखे, ज्यादा सिविलाइज्ड, ज्यादा समझदार हैं बनस्पत उत्तर भारतीयों के, ये क्या था भाई साहब? सनातन को इरेडिकेट करने की बात कहने वाले आदमी के साथ वो इलेक्शन लड़ता है, गलबहियां करता है, ये क्या है साहब? आप बेहद गंभीरता से, मैं किसी को डरा नहीं रहा हूं, लेकिन आगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कांग्रेस, इंडिया अलायंस और इनके गिरोहों का उत्पात और ज्यादा बढ़ेगा, संसद से लेकर सड़क तक। और संभवतः इसी के आकलन के बाद प्रधानमंत्री ने पहले ही सेशन में 18वीं लोकसभा के इस बात को कह दिया कि कांग्रेस के इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दें। इसलिए सोशल मीडिया पर एक्टिव हर एक राष्ट्रवादी और भारत के लिए जीने वाले व्यक्ति से मैं अपेक्षा करता हूं कि जहां कहीं भी जितना भी समय आप दे पाते हैं, अगर लिख पाते हैं तो लिखिए, पढ़ पाते हैं तो उसको पढ़ के उस पर रिएक्ट कीजिए। हम आप जैसे कंटेंट क्रिएटर्स की ये जिम्मेदारी है कि इनके एक एक इकोसिस्टम को उन्हीं की भाषा में जवाब दिया जाए, क्योंकि ये दंगाई हैं, ये भारत के दुश्मन हैं, ये विदेशी आकाओं के इशारे और फंड पर काम करने वाले भाड़े के आतंकवादी हैं, जो भारत के लोकतंत्र के खिलाफ अपनी साजिश लेकर सड़कों पर हैं, संसद में हैं। आप ये मुझे बताइए कि पंजाब जैसे राज्य से दो खालिस्तानी अच्छी मार्जिन से चुनाव जीत के आपकी संसद में पहुंच जाते हैं, तीसरा जीतते जीतते बच जाता है। बराबर। तो जब मैं ये कह रहा हूं कि ये साजिश यूके, ईरान और फ्रांस में चल रही है, तो फिर पंजाब अछूता है? पंजाब में भी ये साजिश है। हुँ, और उस इंटरनेशनल कबाल ने पहले इस काम पर लगाया था अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को। जब उसको सफल होते हुए नहीं देखा, 10 साल दिए उसको, लेकिन जब वो शराब, कबाब और मारपीट में फंस गया और कबाल को लगा कि भाई साहब अब ये लंबा नहीं चलेगा, तो ये ठेका दिया उसने कांग्रेस को। और ये निश्चित है कि राहुल गांधी को इस देश के बहुसंख्यक हिंदुओं को बेइज्जत करने में जरा भी शर्म नहीं आएगी, जरा भी दर्द नहीं होगा, क्योंकि उस व्यक्ति का अपना बैकग्राउंड नॉन हिंदू बैकग्राउंड है। इस सच्चाई को
कहना होगा, लोगों को जानना होगा, इसलिए उसे कोई परवाह नहीं है। तो रही बात आपकी कि ये आप बढ़ते हुए देख रहे हैं, मैं इसको और तीव्र होते हुए देख रहा हूं, लेकिन उसी समय भारत के लिए यह शुभ भी है कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार वापस आ गए हैं। संभवतः यह हमारा प्रारब्ध है, भारतीय जनमानस का प्रारब्ध है कि हमने नरेंद्र मोदी को तीसरी बार वापस पा लिया। और 2014 में भी अगर नरेंद्र मोदी और राष्ट्रवादी सत्ता नहीं आई होती तो अब तक भारत 4-5 हिस्सों में बंट चुका होता। आप संभवतः, हो सकता था हम और आप तो किसी एक देश में रह जाते, लेकिन हमारा बंगाल का कोई भाई दूसरे देश का होता, पंजाब का कोई भाई दूसरे देश में होता, केरल का कोई भाई तीसरे देश में होता, और दक्षिण एक अलग राज्य बन चुका होता, एक अलग देश बन चुका होता। तो हमने इन इंटरनेशनल माफियाओं और उनके भाड़े के एजेंट कांग्रेसियों और उनके इकोसिस्टम के प्लान को धता बताया है। यही वजह है कि इनके हिस्से का मुहर्रम एक 5 साल जो और बढ़ा है, तो इनकी मरसिया, नवाख्वानी और तबर्रे भी ऐसे ही जारी रहेंगे। जी सर, आपने इस इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपके व्यूज़ शेयर किए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पे आपसे ज़रूर बात हो, मुलाकात हो। आपके विचार हमेशा प्रखर और मुखर रहते हैं और बड़ी ही ओजस्वी तरीके से आप अपनी बात रखते हैं। आज आपने उसी तरीके से अपनी बात रखी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोशिश करेंगे फिर किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आपसे ज़रूर बात हो। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। नमस्कार। जय हिंद। ओके सर, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू बॉस। मैं इसको आपकी रिकॉर्डिंग भी ऑफ नहीं मुझे दिख रही है, क्या इशू है? नहीं सर, हो गई सर रिकॉर्डिंग। अच्छा, आपके एंड पे हो